कोई पॉइंट किसी सर्कल के आउटसाइड है या उस पर लाई करता है या उसके इनसाइड है, हमें इस बारे में बच्चों बात करनी है। वी पीपल आर गोइंग टू टॉक अबाउट पोजीशन ऑफ एनी गिवन पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी गिवन सर्कल। बच्चों कोई भी पॉइंट किसी सर्कल के आउटसाइड भी हो सकता है, उसी सर्कल पे लाई करता हुआ भी हो सकता है, और हो सकता है बच्चों वो पॉइंट सर्कल के ही इनसाइड हो। अब कब वो उसके आउटसाइड होगा, कब उस पर लाई करेगा और कब वो बच्चों उसके इनसाइड होगा, वन बाय वन हम इन सभी तीनों परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे। सपोज कर लेते हैं, चलिए साहब, सर्कल का सेंटर है सी और वो जो पॉइंट है बच्चों वो है पी। अब यहाँ पर बच्चों यदि वो पॉइंट सर्कल के इनसाइड हो, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, सो इस केस में क्या होगा बच्चों, सर्कल के सेंटर और उस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बच्चों रेडियस से कम होगी। जैसा कि हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये रही साहब सर्कल की रेडियस। भाई सर्कल के सेंटर और सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को रेडियस हम लोग कहते हैं, और मैं उसे यहाँ पर ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यदि सर्कल के सेंटर और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है बच्चों यदि वो रेडियस से कम है, सो उस स्थिति में बच्चों जो पॉइंट है वो उसके इनसाइड होगा, उसके भीतर होगा बच्चों। और यदि वो पॉइंट बच्चों सर्कल पर ही लाई करता है, ये लीजिए साहब सर्कल का सेंटर मैंने सी सपोज कर लिया है, और वो पॉइंट बच्चों यदि सर्कल पर ही लाई कर रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में सर्कल के सेंटर और उस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो रेडियस के इक्वल होगी। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस जो होगी बच्चों वो रेडियस के बराबर होगी। और इस स्थिति में कह सकते हैं वो जो पॉइंट होगा वो बच्चों वो सर्कल पे ही लाई करेगा। दैट पॉइंट लाइज ऑन सर्कल। वो पॉइंट बच्चों सर्कल पे ही लाई करेगा। और तीसरी परिस्थिति हमारे समक्ष क्या बनकर आ रही है बच्चों, तीसरी स्थिति हमारे समक्ष बनकर आ रही है ये, जिसमें पॉइंट बच्चों सर्कल के आउटसाइड है। ये लीजिए पॉइंट पी और ये सर्कल का सेंटर, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों, डायग्राम को देखकर आपको समझ में आएगा बच्चों कि ये रही साहब सर्कल की रेडियस। भाई रेडियस क्या, सेंटर और सर्कल के सरकमफेरेंस के बीच की डिस्टेंस। और आपको नजर आ रहा होगा बच्चों बड़ी क्लियरली कि सेंटर और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो रेडियस से ज़्यादा है, और अगर वो रेडियस से ज़्यादा है बच्चों तो उस स्थिति में जो पॉइंट है वो सर्कल के आउटसाइड होगा बच्चों, वो सर्कल के बाहर होगा। अगर CP इज लेस देन A तो पॉइंट इनसाइड है, अगर CP इज इक्वल टू A तो पॉइंट उसी पर ही लाई करता है, और यदि बच्चों CP इज ग्रेटर देन A तो पॉइंट बच्चों सर्कल के आउटसाइड होगा। इसी पर बेस्ड एक छोटा सा सम हम लोग कर लेते हैं। चलिए साहब, हमें दे रखा है एक सर्कल x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये आपको बच्चों एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, और आपको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे बच्चों -1,4 -1,4 आपको ये पॉइंट दे रखा है। आपसे पूछा है ये पॉइंट सर्कल पर लाई करता है या उसके इनसाइड है या उसके बाहर है बच्चों। क्या करेंगे, सबसे पहले आप सर्कल का सेंटर निकालिए, और सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स यदि आप निकालेंगे बच्चों तो वो 2, -3 आएंगे। भाई कोफिशिएंट ऑफ x बाय 2 आगे माइनस जी होता है, -g -f, और इस तरह से आप लोग बच्चों f भी निकाल देंगे या -f भी निकाल देंगे। तो ये तो हो गया बच्चों सर्कल का सेंटर या उसके कोऑर्डिनेट्स। और रही बात बच्चों रेडियस की, तो रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी बच्चों 2² प्लस 3² और माइनस क्या बच्चों 12। C की वैल्यू -12 है, और इस तरीके से रेडियस अगर निकाली जाए तो बच्चों रेडियस आ रही है 5। सो सेंटर ये आ गया, रेडियस ये आ गई। अब आपको ये जो पॉइंट दे रखा है बच्चों, आप सर्कल के सेंटर और उस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालिए, और वो क्या होगी, दैट यू विल सी इज अंडर द रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चों तो वो क्या आएगा, 49 प्लस 9 हाउ मच इट इज, अंडर द रूट ऑफ 58। ये लीजिए साहब, सेंटर और पॉइंट P के बीच की जो डिस्टेंस है साहब वो अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
और कितनी आ रही है बच्चों, -1 -2 का स्क्वायर और 4 -3, ये √58। और आप देख पा रहे हैं बच्चों कि सेंटर और उस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो निश्चित रूप से बच्चों रेडियस से ज़्यादा है। वो जो डिस्टेंस आ रही है बच्चों वो रेडियस से ज़्यादा आ रही है। सेंटर और पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो रेडियस से ज़्यादा आ रही है। और अगर वो रेडियस से ज़्यादा आ रही है इसका मतलब ये है साहब कि वो जो पॉइंट है वो सर्कल के आउटसाइड होगा। वो जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच की, सर्कल के सेंटर और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बच्चों वो रेडियस से ज़्यादा है। और अगर वो रेडियस से ज़्यादा है बच्चों तो पॉइंट सर्कल के आउटसाइड होगा। अब यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताऊं बच्चों, देखिए अगर वो पॉइंट सर्कल के आउटसाइड है तो उस केस में आप उस पॉइंट से बच्चों सर्कल पर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये लीजिए, एक टेंजेंट ये रही और एक टेंजेंट ये रही। इफ दैट पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल, if that point is lying outside the circle, we people are able to draw 2 tangents from that particular point to the given circle बच्चों। और यदि वो पॉइंट बच्चों सर्कल पर ही लाई कर रहा है तो उस पॉइंट से सर्कल पर आप एग्जैक्टली एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। भाई देखिए यहाँ पर हमारे पास में अलग अलग स्थितियां बनकर आ रही हैं। अगर वो पॉइंट उसके बाहर है तो उस स्थिति में बच्चों आप उस पॉइंट से सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, 2। एक टेंजेंट ये रही और एक टेंजेंट ये रही बच्चों, देख पा रहे हैं आप। अगर वो पॉइंट बच्चों उसी पर लाई कर रहा है तो आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एक ही टेंजेंट, देख पा रहे हैं। और अगर वो पॉइंट उसके इनसाइड है देन यू कैन नेवर इमेजिन एनी टेंजेंट, तो आप ऐसी कोई टेंजेंट इमेजिन नहीं कर पाओगे बच्चों जो इस पॉइंट से भी पास हो और सर्कल को टच भी करती हो, बिकॉज एनी लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट पी विल डेफिनेटली कट द सर्कल नॉट टच द सर्कल। ऐसी कोई भी लाइन बच्चों जो पॉइंट पी से पास होगी और वो सर्कल को कट ही करेगी, कभी टच तो कर नहीं सकती। मतलब इस स्थिति में बच्चों हम कह सकते हैं कि हम इस स्थिति में कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट ड्रॉ एनी टेंजेंट। इस स्थिति में वी कैन ड्रॉ 1 टेंजेंट। और इस स्थिति में बच्चों हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ, 2 टेंजेंट्स। हम लोग कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, हम यहाँ पर बच्चों 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी पॉइंट की पोजीशन मिल जाती है तो आप ये भी बता सकते हैं कि हाँ भैया इस पॉइंट से गिवन सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। जैसा कि यहाँ पर पॉइंट जो था बच्चों वो उसके आउटसाइड था, तो हम बोल सकते हैं कि साहब इस पॉइंट से सर्कल पर हम लोग 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर पॉइंट सर्कल पे ही लाई करता तो हम बोलते साहब इस गिवन पॉइंट से गिवन सर्कल पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। और यदि बच्चों वो पॉइंट उसके इनसाइड है तब तो आप उस पॉइंट से गिवन सर्कल पर एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। सो पोजीशन ऑफ पॉइंट आपको मालूम पड़ गई, मतलब गिवन पॉइंट से गिवन सर्कल पर नंबर ऑफ टेंजेंट्स भी मालूम पड़ गई। ये भी जरूर बच्चों नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर देख चुके साहब कि 2 टेंजेंट्स आती हैं। अब हम इन टेंजेंट्स की लेंथ के बारे में बात करेंगे बच्चों, और उसके लिए मैं इसे मिटा दूंगा, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए। देखिए साहब, मैं सर्कल की इक्वेशन को जनरल इक्वेशन लेकर चलता हूं बच्चों। जो जनरल इक्वेशन हमारे पास सर्कल की रहती है x² + y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू कितना बच्चों, 0। ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन या जनरल इक्वेशन बच्चों, ये वाला जो सर्कल है वो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो निश्चित बात है बच्चों इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो -g -f होंगे, और पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों वो मैं सपोज कर लेता हूँ, चलिए x1 y1 कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर बच्चों पॉइंट सर्कल का सेंटर और पॉइंट P के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ये होगी बच्चों इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भाई √x2 - x1। अब जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई x1 - g का स्क्वायर y1 - f का स्क्वायर।
और ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी, और ये जो डिस्टेंस होगी साहब ये रेडियस से ज़्यादा होगी। और एक मिनट, अभी तो चलिए छोड़िए, इस बारे में छोड़िए, हम बात ही नहीं करते अभी। तो ये साहब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये होगी, और इससे हम लोग फर्दर अगर सॉल्व कर ले तो हम लोग क्या पाएंगे, दिस इज x1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2x1g, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, y1 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2 प्लस 2y1f। ये आ चुका बच्चों, आया। अब आपके पास में फिर वही हम लोग पहले 3 कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। अगर पॉइंट इनसाइड है, अगर पॉइंट बच्चों इनसाइड है, सो उस स्थिति में क्या होगा, सेंटर और के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो रेडियस से कम होगी। और रेडियस क्या होती है बच्चों, इस सर्कल की जो रेडियस होती है वो तो हमें पता है, अंडर द रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। भाई यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू पॉजिटिव है तब तो फिर वो रियल सर्कल होगा, अगर उसकी वैल्यू 0 है तो वो एक पॉइंट सर्कल होगा, और उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव है तो फिर बच्चों वो एक इमेजिनरी सर्कल होगा। एनीवेज, अगर पॉइंट इनसाइड है तो ये सिचुएशन लगेगी, और अगर ऐसा है बच्चों तो नेचुरल सी बात है कि आप दोनों तरफ अगर स्क्वायर भी कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर सी पी की वैल्यू ए से कम है, मतलब सी पी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर से कम है, और सी पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी बच्चों, वो आपके सामने लिखी है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fyy1 प्लस कितना बच्चों, प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये तो आपके पास में LHS आ गया। और ए स्क्वायर का जहाँ तक सवाल है बच्चों, यानी सर्कल की रेडियस का स्क्वायर का जहाँ तक प्रश्न है बच्चों, तो सर्कल की रेडियस क्या होगी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट है, लेकिन स्क्वायर कर देने पर बच्चों वो रूट हट जाएगा। और इस स्थिति में बच्चों जी स्क्वायर से जी स्क्वायर, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी को आप इधर ले आएंगे बच्चों, तो ये आपके पास में जो है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fyy1 और प्लस सी। ये लीजिए साहब, ये वैल्यू जो है बच्चों, ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ये वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, नेगेटिव। अगर पॉइंट उसके इनसाइड है तो ये वैल्यू बच्चों आपके पास में नेगेटिव आ गई। और उसके बाद में दूसरा केस हमारे पास में क्या बच्चों, अगर पॉइंट उसी पर लाई करता है, अगर पॉइंट जो है बच्चों वो सर्कल पे ही लाई करता है, लाइज ऑन सर्कल। सो उस स्थिति में क्या होगा, आपको पता है बच्चों सेंटर और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगी, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो रेडियस से दोनों जो है वो इक्वल होगी। सी और पी के बीच की डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगी, और सी और पी के बीच की डिस्टेंस अगर रेडियस के इक्वल है मतलब सी पी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर के इक्वल है। और सी पी स्क्वायर कितना बच्चों, सी पी स्क्वायर की वैल्यू है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fyy1 और प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। दिस इज सी पी स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू जो है बच्चों वो है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये है बच्चों। और फिर क्या हो जाएगा बच्चों, जी स्क्वायर से जी स्क्वायर, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर क्या हो चुका, कैंसिल हो चुका। और फर्दर क्या हो जाएगा बच्चों, फर्दर हो जाएगा आपके पास में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fyy1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये काहे की कंडीशन आई बच्चों, ये कंडीशन आ गई आपके पास में लाइज ऑन द सर्कल। लाइज ऑन सर्कल बच्चों आपके पास में जब सर्कल पर ही वो लाई कर रहा है। और तीसरा केस बच्चों, तीसरा केस आपके पास में अगर पॉइंट सर्कल के आउटसाइड है, अगर पॉइंट सर्कल के आउटसाइड है तो सेंटर और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा है, रेडियस से ज़्यादा होगी बच्चों। और इस स्थिति में सी पी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर से ज़्यादा होगी। और सी पी स्क्वायर क्या बच्चों, सी पी स्क्वायर है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fyy1 और साथ में कितना बच्चों, साथ में प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अभी जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कैंसिल, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर भी कैंसिल, और माइनस सी को जब आप LHS पर ले आएंगे बच्चों तो वो प्लस हो जाएगा। और ये आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fyy1 और माइनस सी होकर क्या हो जाएगा बच्चों, वो प्लस सी हो जाएगा। और इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी। सो ये आपके पास में कंडीशन आ गई साहब जब वो पॉइंट उसके आउटसाइड है।
अब मैं एक जनरलाइज वे में आपको एक बात बताऊं बच्चों, देखिए ये जो हमारे पास में सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन को हम लोग लिखा करते हैं बच्चों s इक्वल्स टू 0। भाई सर्कल अपने आप में कोई कर्व है, आप आगे चल के पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला के बारे में भी बात करेंगे, पर अभी हम सर्कल के बारे में जैसे बात करें तो ये हमारे पास में कर्व है बच्चों, इसकी इक्वेशन को हम लोगों ने क्या बोल दिया, s इक्वल्स टू 0 मान लिया। जब बच्चों आपने क्या करा, आपको जब भी कभी किसी पॉइंट की सर्कल के रिस्पेक्ट में पोजीशन पूछी तो एक तरीका तो ये कि आप उस पॉइंट और सेंटर के बीच के डिस्टेंस को निकाल लीजिए, रेडियस से कंपेयर कर लीजिए, अकॉर्डिंगली आपके पास में पोजीशन आ गई। अभी एक सम उस पर आपने किया भी सही। दूसरा तरीका आपके पास में क्या होता है बच्चों की, जो सर्कल की इक्वेशन हमने उसे s इक्वल्स टू 0 नाम दे दिया, और जब बच्चों मैं x की जगह पर x1 और y की जगह पर y1 यानी कि उस गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रख देता हूं तो मेरे पास में जो बनकर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, देखिए अगर मैंने x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 रख दिया तो मेरे पास में जो बनकर आएगा बच्चों वो यही कुछ आएगा। ये देखिए ऐसा ही कुछ आएगा। अगर आपने x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 रख दिया तो देखिए x की जगह पर x1, y की जगह पर y1, x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 आ चुका। ये जो आपके पास में बनकर आता है बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन बनकर आता है बाय रिप्लेसिंग जो x और y कोऑर्डिनेट्स थे उनको मैंने रिप्लेस कर दिया बच्चों, एक्स वाई जो थे उनको मैंने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रख के रिप्लेस कर दिया। ये जो एक्सप्रेशन आपके पास में बनकर आता है बच्चों, इस एक्सप्रेशन को हम लोग नाम दिया करते हैं S1। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, S1। यदि मैंने x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 रख दिया तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनकर आ रहा है बच्चों उससे हम लोग नाम दिया करते हैं S1। और यदि हमारे पास में ये देखिए यहाँ पर ये वही एक्सप्रेशन आ रहा है, यहाँ पर देखिए वही एक्सप्रेशन बनकर आ रहा है, कहाँ गया, ये रहा, और यहाँ पर वही। बच्चों कुल मिलाकर समरी क्या बनकर आ रही है कि अगर S1 की वैल्यू नेगेटिव है, अगर S1 की वैल्यू नेगेटिव, आप देखिए ना ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये वही आ रहा है। यह सिंपली डन वन थिंग कि आपने क्या करा, जिस पॉइंट की आपको पोजीशन निकालनी थी, किस पॉइंट की पोजीशन निकालनी थी, पॉइंट P की, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x1 y1। आपने क्या करा, सर्कल की इक्वेशन में x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 रख दिया, आपके पास में यही आएगा। और ये जो आता है बच्चों इसे हम जनरलाइज वे में S1 नाम देंगे। क्या नाम देंगे जनरलाइज वे में, S1। अगर S1 की वैल्यू नेगेटिव आती है, अगर S1 की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम बोलते हैं कि वो पॉइंट उसके इनसाइड है। अगर यहाँ पर देखिए ये जो आपके पास में बनकर आया S1, अगर S1 की वैल्यू 0 आती है तो पॉइंट बच्चों सर्कल पर लाई करता है, और यदि बच्चों S1 की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो पॉइंट बच्चों उसके आउटसाइड होता है। आई रिपीट, अगर ये पॉइंट S1 जो है अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो पॉइंट उसके इनसाइड है। अगर S1 की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है तो पॉइंट उस पर लाई करता है, और अगर S1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है बच्चों तो पॉइंट उसके आउटसाइड है। ये हमारे पास में और तरीका हो गया। जैसे थोड़ी देर पहले अभी हम लोगों ने काम किया था बच्चों जिसमें हमने पॉइंट की पोजीशन निकाली थी, तो वो इक्वेशन जो है जैसे मान लीजिए यही हमारे पास में था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन आपको ये गिवन थी और इस पॉइंट की आपको पोजीशन निकालनी थी। तो एक तरीका तो आपने क्या करा साहब, सेंटर और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाली जो कि रेडियस से ज़्यादा आ गई, आपने बोल दिया कि वो पॉइंट उसके इनसाइड है, सॉरी आउटसाइड है। अदरवाइज आपके पास में तरीका क्या है, आप एक काम कीजिए बच्चों, ये जो सर्कल की इक्वेशन होती है, ये जो कर्व की इक्वेशन आपको गिवन है बच्चों, उससे आप लोगों ने नाम दे दिया s इक्वल्स टू 0, और ये रहा वो पॉइंट। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसे सर्कल में रखिए। जब आप उसे सर्कल में रखेंगे तो x की जगह पर 1 रखा, y की जगह पर बच्चों -4 रखा, और x की जगह पर बच्चों मैंने 1 रखा, y की जगह पर बच्चों मैंने -4 रखा और -12। और इस पूरे की वैल्यू यदि आप निकालेंगे बच्चों तो 1 + 16 होता है, 17 + 4 होता है बच्चों 21 और 24 हो गए बच्चों 35 में से 12 जाएंगे तो 23 आएगा। मेरे ख्याल से तो मैंने सही किया, एक बार चेक कर लीजिए बच्चों। तो ये जो आपके पास में आया है बच्चों, ये आया है S1। आपने x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 रखा तो ये 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर 17, 17 + 4 21, और 21 + 24 21 + 24 होंगे 45, 45 में से 12 जाएंगे बच्चों 33। हालांकि अभी मेरा इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि
एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है, मैं तो जस्ट इतना चेक करना चाहता हूँ कि वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। तो मैं चेक कर रहा हूँ बच्चों, तो ये वैल्यू जो आ रही है मेरे समक्ष वो पॉजिटिव आ रही है, और चूंकि वो वैल्यू मेरे सामने बच्चों पॉजिटिव आ रही है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि वो पॉइंट उसके आउटसाइड है। डिपेंड्स भैया, अगर S1 की वैल्यू लेस देन जीरो है, पॉइंट उसके इनसाइड है। अगर S1 की वैल्यू इक्वल टू जीरो, पॉइंट उस पर है। और अगर S1 की वैल्यू बच्चों ग्रेटर देन जीरो है, तो वो पॉइंट उसके आउटसाइड है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। ये जो S1 आपके पास में होता है बच्चों, इस S1 को हम लोग पावर भी कहा करते हैं। इसे हम क्या कहा करते हैं बच्चों? पावर, पावर ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। ये जो है बच्चों पॉइंट P, इसे हम लोग क्या कहा करते हैं बच्चों? सर्कल पॉइंट की सर्कल के रिस्पेक्ट में पावर। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी इसका थोड़ा सा और मीनिंग मैं आपको बताता हूं। पहले जो भी कुछ लिखा है बच्चों इसे जरूर कॉपी कर लीजिएगा। S1 की वैल्यू लेस देन जीरो, पॉइंट उसके इनसाइड है। S1 की वैल्यू इक्वल टू जीरो, पॉइंट उस पर है। और S1 की वैल्यू बच्चों ग्रेटर देन जीरो, पॉइंट उसके आउटसाइड है। चलिए नाउ हम लोग आगे बढ़ें और इस बात को समझें बच्चों थोड़ा सा और। अब मैं एक्चुअली ये चेक करना चाहता हूं बच्चों कि ये जो पॉइंट है उसके अगर आउटसाइड है तो आपको पता है दो टेंजेंट आएंगे। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट कि साहब वो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी। और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, तो ये लीजिए साहब, आपने इसको इससे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये रेडियस है बच्चों। और रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ये लीजिए ये सर्कल, ये आपके पास में पॉइंट, आपने पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करी, ये लीजिए। और ये रहा सर्कल का सेंटर, और ये रही साहब रेडियस। और रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होंगे बच्चों? परपेंडिकुलर। एंड लेट दिस पॉइंट इज T। इस पॉइंट को मैंने क्या सपोज कर लिया बच्चों? इसे मैंने T नाम दे दिया। और ये रहा साहब कुछ ऐसी पिक्चर, ये रहा वो पॉइंट P। अब ये तो रेडियस के बराबर होगा बच्चों। और C और P के बीच की डिस्टेंस अगर आपके पास में है, सो P और T के बीच की डिस्टेंस कैसे निकलेगी बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम से। और कैसे निकलेगी बच्चों? PT स्क्वायर प्लस CT स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बच्चों CP स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है। और अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, मतलब ये जो ट्राइंगल बन रहा है बच्चों, द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल जो होगा बच्चों वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल होने के कारण राइट एंगल के सामने की जो साइड होती है बच्चों वो हाइपोटेनस होती है। और रही बात PT की तो मुझे नहीं पता, वही मुझे फाइंड आउट करनी है। और रही बात बच्चों CP की तो वो मुझे पता है। रही बात बच्चों CT की तो वो भी मुझे पता है। चलिए CP स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों? CP स्क्वायर की वैल्यू मतलब C और P के बीच के डिस्टेंस जो थोड़ी देर पहले आपने लिखी थी बच्चों, x1 प्लस G का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस F का स्क्वायर। और रही बात बच्चों CT की, तो CT जो है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट T विच इज ऑब्वियसली द रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज अंडर द रूट ऑफ G square plus F square minus C, and don't forget about squaring this because we have a square sign over here. Now if you find out बच्चों, अगर आप इसे फाइंड आउट करेंगे आराम से, आप हल करके देखिए बच्चों, ये आ रहा है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 और प्लस 2fy1 और प्लस क्या बच्चों? C। आपके पास में यस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये आपके पास में बच्चों PT स्क्वायर आ चुका है। PT स्क्वायर आ चुका है, मतलब PT स्क्वायर की वैल्यू अगर आप ध्यान दें तो क्या आई है बच्चों? PT स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में आई है S1। S1 क्या? S1 क्या बच्चों? S1 है वो जो पॉइंट को रख देने पर, भाई सर्कल की जो आपके पास में इक्वेशन थी, उस इक्वेशन में आपने अगर x की जगह x1, y की जगह y1 रख दिया, सो जो एक्सप्रेशन आपके पास में बच्चों आता है उसे हम लोग मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में S1 से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये आपके पास में आ चुका बच्चों। और लेंथ ऑफ ये P और T के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों, यहाँ पर जो है P और T के बीच की जो डिस्टेंस आई है बच्चों, उसका स्क्वायर जो आया है उससे हम लोग S1 कह रहे हैं। और ये जो PT होता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ टेंजेंट।
इससे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी क्या, जिस पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, सर्कल को उसने जिस पॉइंट पर टच किया, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी बच्चों, दैट डिस्टेंस वी कॉल एज लेंथ ऑफ टेंजेंट। एंड इन केस ऑफ सर्कल यू मस्ट बी नोइंग बच्चों कि जो आप एक बात तो कंफर्म है, इफ द पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल वी पीपल आर एबल टू ड्रॉ टू टेंजेंट्स। और वो जो दोनों टेंजेंट्स होंगी बच्चों सर्कल के केस में, उन दोनों ही टेंजेंट्स की लेंथ डिट्टो सेम होगी, क्योंकि आप बड़ी सरलता से इन दोनों ट्रायंगल को एक जैसा प्रूव कर सकते हो बच्चों। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है भाई, ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, ये वाली साइड जो है बच्चों वो दोनों में रेडियस है भाई, जैसे ये रेडियस है वैसे ये रेडियस है और ये साइड कॉमन है, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। और उस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि जैसे ऊपर वाली टेंजेंट टी पर आई थी, नीचे वाली टेंजेंट सपोज टी डैश पर आई है, सो बच्चों कंफर्म हो जाता है इससे कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी टी इज द लेंथ ऑफ पी टी डैश एज वेल। दोनों की वैल्यू सेम आएगी बच्चों। और टेंजेंट की ये जो पी टी है ये टेंजेंट की लेंथ का स्क्वायर है। और आप क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में पी टी जो थी बच्चों वो लेंथ ऑफ टेंजेंट थी, ये जो थी बच्चों वो क्या थी, लेंथ ऑफ टेंजेंट, और उसका स्क्वायर जो आ रहा है बच्चों वो S1 है। और लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर जो होता है बच्चों, इसी को तो हम कहा करते हैं बच्चों पावर ऑफ पॉइंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट का जो स्क्वायर होता है बच्चों, इसी को हम लोग कहा करते हैं पावर ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन सर्कल। लेंथ ऑफ टेंजेंट का जो स्क्वायर होता है बच्चों, इसी को हम लोग कहा करते हैं भाई लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर जो होगा बच्चों, उसे आप क्या नाम देंगे, पावर ऑफ पॉइंट। तो ऑब्वियसली पॉइंट शुड बी लाइंग आउटसाइड द सर्कल। अगर पॉइंट उस पर है तो पावर जीरो हो जाएगी भाई, S1 की वैल्यू जीरो होगी। और अगर पॉइंट उसके इनसाइड हो तो फिर पावर जैसा कोई शब्द टर्म उपयोग में नहीं आना चाहिए, पर अगर फिर भी आप उपयोग में लाते हैं तो आप बोलेंगे कि S1 की वैल्यू नेगेटिव तो पावर की वैल्यू नेगेटिव, ऐसा कुछ हो जाएगा बच्चों। सो ये आपके पास में क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में अगर बात की जाए तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो आ रही है बच्चों वो क्या आ रही है, उसे हम लोग PT से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट यू कैन सी इज अंडर द रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ये है बच्चों विच यू कैन ऑल्सो से एज अंडर द रूट ऑफ S1। सो दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये आपके पास में बच्चों टेंजेंट की लेंथ का फार्मूला आ चुका। जैसे पिछले ही सम में अगर आपसे ये पूछा भैया कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द सर्कल, तो हम बोल सकते हैं साहब 2, क्योंकि पॉइंट उसके आउटसाइड था। अभी मुझसे अगर पूछ लिया जाए लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होगी बच्चों वो होगी अंडर द रूट ऑफ S1, दैट इज अंडर द रूट ऑफ 33। इस तरह से एक सम और करते हैं हम लोग बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमसे यहाँ पर पूछा है बच्चों, कोई पॉइंट हमें दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3, 1। हमसे पूछा है साहब हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द गिवन सर्कल। इस पॉइंट से सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं और लेंथ ऑफ टेंजेंट भी बताइए। तो आप क्या करेंगे बच्चों, देखिए ये पॉइंट से इस सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं, दैट डिपेंड्स ये पॉइंट कैसे लाई कर रहा है भाई। पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन सर्कल विल डिसाइड हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द गिवन सर्कल। और वो कैसे मालूम पड़ेगा आपको भाई, आप एक काम कीजिए, सेंटर इसका जो सर्कल का सेंटर है उससे इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल दीजिए और रेडियस से कंपेयर कर लीजिए, अकॉर्डिंगली आपको मालूम पड़ जाएगा। या फिर यूं कह दीजिए कि साहब आपके पास में जो इक्वेशन है वो ऐसे इक्वल्स टू 0 है, आप S1 निकालिए और S1 के लिए आप x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 रख दीजिए। x की जगह पर x1, y की जगह पर आपने y1 रख दिया। ये लीजिए भाई, x की जगह पर 3, y की जगह पर 1, x की जगह पर 3 रखा, y की जगह पर 1 रखा, x की जगह पर 3, y की जगह पर 1 रखा और -3। और अब ये जो वैल्यू आ रही है बच्चों, ये वैल्यू चूंकि पॉजिटिव आ रही है, it is why I can say the point will lie outside the circle, and if the point is lying outside the circle, अगर ये पॉइंट इस पर के बाहर है तो उस स्थिति में बच्चों हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, आई कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स फ्रॉम द गिवन पॉइंट ऑन द गिवन सर्कल। एंड वी पीपल आर आल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द लेंथ ऑफ टेंजेंट विच इज गिवन बाय बच्चों अंडर द रूट ऑफ S1। And what about S1? S1 you can evaluate from here. This is 9 plus 1 10 plus 24, that is 34, 34 plus 12 46 minus 3 रूट 43 आ रहा है। और अगर गलती हो जाए भैया कैलकुलेशन में तो थोड़ा सा मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा।
ये आपके पास में बच्चों लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी कि स्पर्शज्या जिसे हिंदी में कहा जाता है बच्चों, उसकी लंबाई आ चुकी है। कॉपी कर लीजिएगा बच्चों, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, तो ये भी जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी और जो है पॉइंट। तो हमने कुल मिलाकर पॉइंट की पोजीशन देख ली भाई। अगर आपको किसी पॉइंट की पोजीशन मालूम पड़ जाए तो आप कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, आपको ये मालूम पड़ जाएगा। और आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि साहब उससे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं, और अगर वो पॉइंट उसके बाहर है तो टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, ये भी नेचुरल सी बात है बच्चों। अगर वो पॉइंट उसी पर लाई करेगा तो फिर टेंजेंट की लेंथ होगी 0। एक्चुअली टेंजेंट की लेंथ से मतलब क्या होता है बच्चों, जिस पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ करी वो और जिस पॉइंट पर टच किया वो, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब बाई चांस अगर पॉइंट उसी पर लाई करेगा तो जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करी वो भी वही है, और सर्कल पे जैसे जहाँ पर उसने टच किया वो भी वही है। अगर दोनों सेम है बच्चों तो फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट 0 आएगी। अगर पॉइंट भी सर्कल पर है, टेंजेंट भी उसी पॉइंट पर ड्रॉ हुई है, उसी पॉइंट से ड्रॉ हुई है, दोनों पॉइंट कोइंसाइड करेंगे और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं। बाई चांस दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं इसलिए लेंथ ऑफ टेंजेंट 0 आएगी। और निश्चित बात है बच्चों, अगर पॉइंट उसी पर लाई करेगा तो S1 की वैल्यू 0 होगी, और S1 की वैल्यू 0 होगी। आप इसे इस बात से भी समझ सकते हैं कि अगर पॉइंट सर्कल पे ही लाई कर रहा है तो नेचुरल सी बात है बच्चों, वो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि LHS बराबर RHS हो जाएगी। अब सर्कल की इक्वेशन है S = 0, इसमें आपने x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 रख दिया। जो बना आपके पास में, जो मिला आपको, उसे आपने नाम दिया S1। और अगर S1 की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब LHS बराबर RHS आ रहा है, तो अवश्य भावी है ना बच्चों कि वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब पॉइंट सर्कल पर ही लाई करेगा। ऐसे भी इसे आप समझ सकते हैं बच्चों। अब मैं यहां पर एक और काम करना चाहता हूं। आई वांट टू फाइंड कि ये जो टेंजेंट्स ड्रॉ हुई हैं बच्चों, एक बात तो है कि उस पॉइंट से आप 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप ये जानना चाहते हैं साहब कि उन दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल क्या है। तो एंगल क्या है बच्चों, तो उसके लिए एक काम करता हूं, मैं डायग्राम को फिर से बना देता हूं। ये लीजिए बच्चों, ये रहा वो सर्कल और ये रहा बच्चों वो पॉइंट, और इस स्थिति में ये एक टेंजेंट ये आएगी और एक टेंजेंट ये आएगी, और यहाँ पर ये रहा सर्कल का सेंटर, और इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया T, और इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया बच्चों T'। ये लीजिए, और इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया। अब ये एंगल अगर मैं थीटा सपोज कर लेता हूं बच्चों, तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं बच्चों वो एक जैसे ही तो हैं बच्चों। यहाँ पर आपके पास में जितनी लेंथ उतनी लेंथ यहाँ पर, और ये लेंथ दोनों में कॉमन है इसलिए दोनों में सेम होगी, और ये दोनों भी सेम होंगे। ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि अगर ये साइड की लेंथ सेम है, ये साइड की लेंथ सेम है, और एंगल भी उनके अपोजिट 90 डिग्री वाला है, तो ऑब्वियसली बात है बच्चों ये दोनों भी सेम हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग पहले से भी संभवतः जानते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब यहाँ पर बच्चों ये एंगल है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर यदि मैं ट्रायंगल को बनाता हूँ, मैं ट्रायंगल को वापस से ज्वाइन करता हूँ, मुझे बच्चों इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल निकालना है। आई वांट टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन बोथ ऑफ दीज 2 टेंजेंट्स। ये लीजिए बच्चों, ये डायग्राम कुछ ऐसा बनकर आ रहा है। ये रहा पॉइंट T, ये रहा पॉइंट C, और ये रहा पॉइंट P। एंड व्हाट अबाउट दिस इज ऑफ 90 डिग्री ऑब्वियसली। सो व्हाट यू पीपल फाइंड हियर बच्चों, आप क्या पा रहे हो यहाँ पर, ये डिस्टेंस A के बराबर है, और जो पॉइंट P और T के बीच की डिस्टेंस है बच्चों उससे आपने S1 नाम दे दिया। ये एंगल थीटा, ये हाइपोटेनस है बच्चों। तो आप एक बात समझेंगे कि tan थीटा बराबर होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों, जो एंगल आप ले रहे हैं उसके अपोजिट वाली साइड को आप परपेंडिकुलर कहते हैं, और उसी से लगी हुई साइड को आप बच्चों बेस कहते हैं। ये A है, ये अंडर द रूट S1 है। परपेंडिकुलर की वैल्यू A है, बेस की वैल्यू अंडर द रूट S1 है। यहाँ से आपके पास में क्या आएगा बच्चों, हेयर यू विल गेट थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स A अपॉन रूट S1। थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, A अपॉन अंडर द रूट S1। यही कुछ होगा भाई। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी A है,
और बेस की वैल्यू कितनी S1। भाई ये हाइपोटेनस है, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस होती है। सो ये थीटा आ गया बच्चों, थीटा मतलब इन दोनों के बीच का एंगल आ गया, इसके और इसके बीच का एंगल आ गया। बट आपको तो किसके बीच में एंगल निकालना बच्चों, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। सो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स क्या होगा बच्चों, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स आपको डायग्राम में देखकर मालूम पड़ रहा है बच्चों की एंगल बिटवीन टेंजेंट्स जो आएगा बच्चों, अगर ऊपर वाला एंगल थीटा है, नीचे वाला भी एंगल थीटा है, तो वो होगा बच्चों 2 थीटा। हेयर इट इज थीटा, इट इज आल्सो थीटा, तो ये आएगा बच्चों 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो आएगी tan इनवर्स a अपॉन रूट S1। दिस इज व्हाट, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। जो दोनों टेंजेंट्स हैं बच्चों, जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, उन दोनों के बीच का एंगल बच्चों जो कि है 2 थीटा, क्योंकि आपने ऊपर वाले एंगल को थीटा माना है, तो नीचे वाला जो एंगल है बच्चों वो क्या हो जाएगा, 2 थीटा। इस तरह से आपके पास में काम हो जाएगा, इससे नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, ये दोनों टेंजेंट्स के बीच एंगल है। अब इसी पर बेस्ड एक छोटा सा सम कर लेते हैं, चलिए लिखिएगा बच्चों, इसी पर बेस्ड एक सम कीजिएगा बच्चों। फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट, फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स, फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स सो दैट एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम विच, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम विच on following circle always, angle between tangents from which on following circle is always 120 degree. Find locus of a point which is moving so that angle between tangents from which on following given circle is always 120 डिग्री। वीडियो को पॉज करके कीजिए बच्चों। देखिए आपको यहाँ पर एक सर्कल दे रखा है, आपके पास में किसी पॉइंट का आपको लोकस निकालना है, और कंडीशन ये गिवन है कि साहब वो जो पॉइंट है वो इस तरह से मूव कर रहा है, वो पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि उस पॉइंट से बच्चों इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है वो हमेशा 120 डिग्री ही बना रहता है। ये कंडीशन आपको गिवन है। चलिए साहब, तो देखिए आपको पता है दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल का फार्मूला बच्चों वो मैंने बताया, दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है वो 2 थीटा है। सो यहाँ पर 2 थीटा की वैल्यू दे रखी बच्चों आपको 120 डिग्री दे रखी है, और इज इक्वल्स टू कितना है बच्चों, दिस यू कैन सी इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स a अपॉन रूट S1, ये है। और चलिए साहब अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 से 120 कैंसिल होकर बच्चों 60 डिग्री हो जाएगा, और ये tan इनवर्स a अपॉन S1 हो जाएगा, हो गया। और tan इनवर्स को आप LHS पर ले आइए, या यूं कहा जाए कि इससे मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना, a अपॉन अंडर द रूट S1 होगा। और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों √3, और a क्या होगा, इस सर्कल की रेडियस विच इज ऑब्वियसली अंडर द रूट g² प्लस f² माइनस c। और रही बात बच्चों S1 की, तो S1 क्या होता है, S1 से मतलब क्या होता है भाई, जिसका लोकस आपको पूछा है आप उसे x1 y1 मान लीजिए। जिसका लोकस आपसे पूछा बच्चों उसे आपने x1 y1 मान लिया, तो S1 की वैल्यू क्या होगी, S1 की वैल्यू होगी बच्चों अंडर द रूट x1² प्लस y1² प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ये आपके पास में आ जाएगा। कुछ ऐसा बच्चों, जिसका लोकस पूछा है उसे आपने x1 y1 सपोज कर लिया, hk सपोज कर लिया, अल्फा बीटा सपोज कर लिया, व्हाटएवर आपको जो कन्वीनियंट जाता हो बच्चों, तो आपने उसे x1 y1 सपोज कर लिया। और a की वैल्यू है बच्चों अंडर द रूट, भाई a क्या सर्कल की रेडियस, और S1 क्या उस पॉइंट को रख देने से जो बनता है आपके पास। अभी दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए बच्चों, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर देंगे तो, और इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों x1² प्लस y1² प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 3, और RHS पर अगर आपने स्क्वायर कर दिया बच्चों तो वो
रूट से हट जाएगा और ये पिक्चर आ जाएगी आपके पास, और ये एज सच आपके पास में ये आ चुका। और आप इसे आप जनरलाइज कर दें, यदि आप इसे क्या कर दें बच्चों, जनरलाइज कर दें। मैंने सही तो किया है साहब, एंगल कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है, यस एंगल 60 डिग्री आ रहा है। तो क्योंकि भाई ये टोटल एंगल जो था वो एक्चुअली 120 डिग्री था, इसीलिए अब आप दोनों तरफ क्या ये आपने हल कर दिया। अब इसे आप जनरलाइज कर दे, जनरलाइज कर देंगे तो x की जगह पर बच्चों x1 की जगह पर x और y की जगह पर y रख देंगे, और इस तरीके से उस पॉइंट का जो लोकस आ रहा है बच्चों वो क्या आ रहा है, दैट लोकस यू कैन फाइंड इज समथिंग लाइक दिस। एंड हेयर यू पीपल कैन वेरीफाई, here you people can verify very easily बच्चों कि this is equation of a circle। ये आ रही है आपके पास में बच्चों, ये फाइनली जो आ रहा है, क्योंकि जो RHS पर लिखा है उसे भी आप LHS पे ले आइए, आराम से पूरा हल कर लीजिए। तो ये आपके पास में एक सर्कल ही आ रहा है बच्चों। मतलब कुल मिलाकर मैं यूँ भी कह सकता हूँ, अगर वो यही बोल देते कि चलिए प्रूव दैट लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज मूविंग इन अ प्लेन सो दैट इट्स एंगल बिटवीन टेंजेंट फ्रॉम विच ऑन दिस गिवन सर्कल इज ऑलवेज अ सर्कल, तो वो भी आपके पास में प्रूव हो गया। आप चाहें तो सर्कल की रेडियस भी निकाल सकते हैं। भाई आप इसे पहले आप LHS पे ले आएंगे और उसके बाद में सेंटर निकालेंगे। अच्छा, इसका सेंटर अगर आप निकालेंगे सर्कल का तो वही आएगा -g - f। आप इस सर्कल का सेंटर निकालेंगे, इंटू 3 करना है आपको, कोई बात नहीं, करके देख लीजिए उसके बाद भी आराम से, या 3 से उधर डिवाइड कर दीजिए तो भी आप करके देखेंगे बच्चों। आप देखेंगे कि द लोकस ऑफ दिस पॉइंट विल आल्सो बी अ सर्कल। बच्चों ये जो पॉइंट का लोकस आएगा वो एक सर्कल ही आएगा, और वो एक ऐसा सर्कल होगा बच्चों जो गिवन सर्कल के साथ में कॉन्सेंट्रिक होगा। जो गिवन सर्कल के साथ में क्या होगा बच्चों, कॉन्सेंट्रिक, बिकॉज हेयर व्हाट लोकस यू हैव फाउंड इज ऑल्सो अ सर्कल। वो एक सर्कल ही आ रहा है जो कि गिवन सर्कल के साथ में क्या आ रहा है बच्चों, अ कॉन्सेंट्रिक ही आ रहा है। आई रिपीट बच्चों, आपको दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल निकालना था। मैंने मान लिया, चलिए साहब देखिए इसे थीटा मान लिया। सिमेट्री से अगर ये थीटा है तो बच्चों ये भी थीटा होगा। अब ये थीटा निकालता हूँ, ये ए है बच्चों, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है। सो tan थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हाइपोटेनस है, तो tan थीटा इक्वल्स टू दिस, तो थीटा इक्वल्स टू दिस आ जाएगा बच्चों। और दोनों टेंजेंट्स के बीच में अगर एंगल निकालने का बोला जाए बच्चों तो ऊपर थीटा नीचे भी थीटा, कुल मिलाकर थीटा प्लस थीटा 2 थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। अभी आपको एक क्वेश्चन दिया था, जबकि दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल जो कि 2 थीटा है वो है 120 डिग्री, 2 से 120 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स को आप 10 लिख देंगे और इस तरीके से लोकस आ जाएगा जो कि एक सर्कल आ रहा है। और कुल मिलाकर मैं एक समरी आपको बताऊं बच्चों, ये तो बाई चांस मैंने 120 डिग्री के लिए आपको एक सम करवाया था, वरना आपके पास में कोई भी एक सर्कल हो, कोई भी एक सर्कल हो और आपको किसी ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है जिससे हमेशा इस सर्कल पर टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है बच्चों वो सेम बना रहे, जो भी बना रहे वो क्या बना रहे, सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आए। तो आप देखेंगे बच्चों उस पॉइंट का जो लोकस आपके समक्ष आएगा वो लोकस बच्चों अवश्य भावी रूप से एक सर्कल ही आएगा, एक सर्कल ही आएगा। और वो ऐसा सर्कल आएगा बच्चों जो कि गिवन सर्कल के साथ में कॉन्सेंट्रिक होगा। मेरे कहने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं, पर पहले आप ये जो प्रॉब्लम थी इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए एक कुल मिलाकर एक समरी जो बता रहा हूं बच्चों में कि अगर किसी भी आपको कोई भी एक सर्कल दे रखा है, ये लीजिए आपको एक सर्कल दे रखा है और आपको किसी पॉइंट का लोकस निकालना है, जबकि ये गिवन है कि उस पॉइंट से इस सर्कल पर जो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी उन दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। कांस्टेंट बना रहता है मतलब जितना है उतना ही रहेगा। अगर 60 डिग्री 60 डिग्री रहेगा, 90 है 90 रहेगा, 120 120, 30 है 30 ही रहेगा। तो उस पॉइंट का जो लोकस आएगा बच्चों, आप जनरलाइज वे में आप प्रूव कर सकते हैं कि वो जो लोकस आएगा बच्चों वो एक सर्कल आएगा, और वो एक ऐसा सर्कल आएगा जो कि गिवन सर्कल के साथ में कॉन्सेंट्रिक होगा। ये हम प्रूव कर सकते हैं कि ये कॉन्सेंट्रिक होगा। मतलब क्या है कि जैसे पॉइंट यहाँ पर था, अभी मान लीजिए सपोज कीजिए दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल है अल्फा, सपोज कीजिए। सो अगर वो पॉइंट उठ के यहाँ से यहाँ आ गया तब भी क्या होगा बच्चों, ये जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, अल्फा रहेगा। या यूँ कहा जाए कि जैसे यहाँ पर आपके पास में ये लीजिए साहब, सो यहाँ पर भी जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा बच्चों, अल्फा रहेगा। वो पॉइंट कहीं यहाँ से यहाँ उठकर आ गया तो आप देखेंगे कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट एंगल आएगा बच्चों वो अल्फा रहेगा। मैं इसको दूसरी भाषा में यूँ भी कह सकता हूँ कि अगर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं
तो आउटसाइड का कोई अगर सर्कल आप लेते हैं तो आउटसाइड वाले सर्कल से इनसाइड वाले सर्कल पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, नेचुरल सी बात है। आप इनसाइड वाले सर्कल के किसी पॉइंट से तो आउटसाइड वाले सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, बिकॉज अगर इनसाइड के किसी सर्कल के किसी पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करने का प्रयास भी करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो उसके इनसाइड है, और इनसाइड किसी पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ कर नहीं सकते, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, आउटसाइड वाले से ड्रॉ करेंगे तो आप पाएंगे बच्चों कि उसके किसी भी पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो सर्कल जो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल आएगा बच्चों वो सेम आएगा। आप इसको यूँ समझ लीजिए ना। चलिए मैं एक काम करता हूँ कि मैं अभी मैंने 120 डिग्री के लिए लोकस निकाला, अभी मैं लोकस निकालता हूँ कि साहब दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल अल्फा ही रहे, तो फिर क्या करेंगे भाई, दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल 2 थीटा होता है जो कि गिवन है अल्फा, जो कि होगा बच्चों 2 tan इनवर्स a अपॉन रूट S1, और इसे यहाँ पर ले आएंगे बच्चों तो अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स a अपॉन रूट S1, और इससे फिर अगली स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसे मैं लिख सकता हूँ tan अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू a अपॉन S1, और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, और उसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये tan अल्फा बाय 2 और a की वैल्यू कितनी बच्चों, S1 की वैल्यू कितनी, S1 की वैल्यू होगी बच्चों अंडर द रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ये, और रही बात बच्चों a की, तो a की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो आएगी अंडर द रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, और स्क्वायर कर लीजिए और बाद में जनरलाइज कर दीजिए बच्चों। x1 y1 होता है, उसे आप जनरलाइज करके क्या कर देंगे बच्चों, एक्स वाई कर देंगे। तो फाइनली जो इक्वेशन आपके पास में आ रही है बच्चों दैट यू कैन वेरीफाई, वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ये आएगा इनटू आएगा बच्चों tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, क्योंकि आपने स्क्वायर कर दिया है तो वो tan अल्फा बाय 2 की जगह हो जाएगा बच्चों tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 स्क्वायर कर देने से। और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में और राइट हैंड साइड पर आ जाएगा बच्चों जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सो ये आपके पास में इक्वेशन बनकर आ रही है, एंड यू कैन वेरीफाई दिस इक्वेशन इज अ सर्कल, is the equation of a circle which is concentric with the given circle, because here you can see this is also verifying the equation of the coefficient of x square and y square should be same, वो है there is no term which is xy, okay, xy का coefficient भी 0 है, तो इक्वेशन होगी सर्कल की, और सेंटर निकालेंगे तो वही माइनस जी माइनस एफ आर एल बाबा, इसीलिए ये गिवन सर्कल के साथ में कॉन्सेंट्रिक भी है। सो कुल मिलाकर समरी क्या बन के आ रही है बच्चों कि अगर मैं किसी भी ऐसे पॉइंट का लोकस निकालता हूं जिससे किसी सर्कल पर टेंजेंस ड्रॉ की जाए और वो एंगल हमेशा उनके बीच में सेम रहे, मतलब वो पॉइंट यहाँ था उठ के यहाँ से यहाँ आ गया, सो अगर इस पॉइंट से भी आपने टेंजेंस ड्रॉ करी तो जो एंगल यहाँ पर आ रहा है वही एंगल यहाँ आ रहा है, वही एंगल यहाँ आ रहा है। भाई पॉइंट लगातार मूव कर रहा है, पॉइंट लगातार मूव कर रहा है, लेकिन ऐसे मूव कर रहा है बच्चों कि उस पॉइंट से जब भी आप गिवन सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते तो उनके बीच में एंगल सेम रहता है। भाई टेंजेंट के बीच में कुछ ना कुछ एंगल तो रहेगा, पर मुद्दे की बात है कि जो एंगल यहाँ पर था वही यहाँ पर था, वही यहाँ पर था, वही यहाँ पर था, वही हर जगह पर आएगा बच्चों। तो उस पॉइंट का लोकस एक सर्कल आएगा जो कि गिवन सर्कल के साथ में बच्चों कॉन्सेंट्रिक होगा। ये बात यहाँ से भी प्रूव हो रही है बच्चों। एक प्रॉब्लम मैं और आपको दे रहा हूँ, कीजिएगा, एक प्रॉब्लम और कीजिएगा बच्चों। एक्स स्क्वायर फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ सेकंड सर्कल, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ सेकंड सर्कल टू दी फर्स्ट सर्कल। आपको यहां पर बच्चों दो सर्कल्स दे रखे हैं, आपको यहाँ पर बच्चों दो सर्कल्स दे रखे हैं, और आपसे ये बोला है कि सेकंड सर्कल के किसी पॉइंट से, सेकंड सर्कल के किसी पॉइंट से फर्स्ट सर्कल पर टेंजेंट की लेंथ निकालिए। जरा वीडियो को पॉज करके कीजिए बच्चों। देखिए यहाँ पर दो सर्कल हैं, पहला सर्कल ये रहा बच्चों पहला सर्कल, और दूसरा सर्कल वो ये रहा, ऐसा ही है भाई। यू पीपल हैव टू सर्कल्स, फर्स्ट सर्कल मैंने ये लिख दिया, सेकंड सर्कल मैंने वो लिख दिया, और सेकंड सर्कल के किसी पॉइंट, सेकंड सर्कल के किसी पॉइंट से मैंने फर्स्ट सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करी।
सेकंड सर्कल के किसी पॉइंट से मैंने फर्स्ट सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करी, मुझे उस टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, मुझे उस टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। सो लेट मी सपोज जो पॉइंट है बच्चों, इस पर मैं सपोज कर लेता हूं कि वो पॉइंट है बच्चों x1 y1। मैंने वो पॉइंट क्या सपोज कर लिया बच्चों, x1 y1। लेट द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स बी x1 y1। ऑब्वियसली इस पर जो पॉइंट है बच्चों मैंने उसको क्या सपोज कर लिया, x1 y1 मान लिया। अब चूंकि वो पॉइंट बच्चों सेकंड सर्कल पर लाई कर रहा है, इसलिए वो सेकंड सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। भाई ऐसा कोई भी पॉइंट जो सर्कल पर लाई कर रहा है, ऑब्वियसली वो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। या तो आप यूं कह लीजिए, या फिर आप यूं कह सकते हैं बच्चों कि अगर वो पॉइंट उस पर है तो s1 की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। और s1 का मतलब क्या होता है, x की जगह पर x1, y की जगह पर y1, x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 रख दिया। तो ये आ चुका बच्चों। मैं इसे अगर बहुत ज़्यादा व्यवस्थित करना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि सिंस पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कल, सिंस x1 y1 लाइज ऑन द सेकंड सर्कल, सो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। ऐसे आ जाएगा। एंड देयर आफ्टर आई विल गेट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) और इज इक्वल टू कितना बच्चों, -c1 इज इक्वल्स टू -c1 आएगा। भैया अगर वो पॉइंट उस पर लाई कर रहा है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और अब मेरे को क्या करना बच्चों, इस पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी बच्चों, लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी √s1। और उसके लिए आप क्या करते हो बच्चों, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आप इस सर्कल की इक्वेशन में रख दोगे, विच इज √x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस कितना बच्चों, c, ये आएगा। और यदि आप ध्यान दें बच्चों, हल्का फुल्का सा यदि आप ध्यान दें तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, और वो वैल्यू को आप यहाँ रख दो, आपके पास में आ जाएगा कितना बच्चों, -c1। इतनी एक्सप्रेशन की वैल्यू -c1 आएगी, और बचा क्या बच्चों, c। सो दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट बच्चों। टेंजेंट की लेंथ में क्या आ रहा है, √c - c1। एक बहुत काम की बात आ रही है बच्चों, यहाँ पर क्या आ रही है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट आई वो इतनी आ गई, वो कोई बहुत बड़ा काम मैंने नहीं करा है। लेकिन मैं थोड़ी सी अगर अक्लमंदी वाली बात लगाऊं बच्चों, तो मैं क्या अक्लमंदी वाली बात लगा पाऊंगा यहाँ पर, कि यहाँ पर c भी एक कांस्टेंट है, c1 भी एक कांस्टेंट है। भाई c भी एक कांस्टेंट है और c1 भी एक कांस्टेंट है, मतलब कुल मिलाकर ये जो लेंथ आएगी बच्चों ये कांस्टेंट आएगी। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट जो आएगी ये कांस्टेंट आएगी। जब मैं ये बोलता हूँ लेंथ ऑफ टेंजेंट कांस्टेंट आएगी, तो उसमें कई लोग बोलेंगे साहब उसमें कौन सी बड़ी बात है, जो भी लेंथ होगी उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो वो कांस्टेंट ही होगी। भाई जो टेंजेंट की लेंथ है वो कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही होगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बात ये बच्चों की वो जो वैल्यू आ रही है वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड नहीं कर रही है। मुद्दे की बात, भाई मेरे दिमाग में क्या आएगा, अरे यार ये पॉइंट यहाँ पर है, अगर ये पॉइंट उठ के यहाँ से यहाँ पहुँच जाए तो टेंजेंट की लेंथ में चेंज आ जाएगा। अगर ये पॉइंट उठ के यहाँ से यहाँ आ जाए तो टेंजेंट, भाई सर्कल पर लाई करने वाला कोई पॉइंट है, सेकंड सर्कल पर लाई करने वाला कोई पॉइंट है, एंड देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन द सर्कल। बच्चों सर्कल पे कोई एक पॉइंट तो लाई करेगा नहीं, सर्कल पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करेंगे, और हर किसी पॉइंट से जो टेंजेंट आएगी वो डिफरेंट आएंगी, तो फिर उनकी लेंथ भी डिफरेंट आएंगी। मेरे जहन में, मेरे मस्तिष्क में ये बात चल रही है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं भाई, जो सेकंड सर्कल है उस पर कोई एक पॉइंट लाई नहीं कर रहा, उस पर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, और इनफाइनाइट पॉइंट से इनफाइनाइट टेंजेंट्स आएंगे। सो हमारे ज़हन में क्या चलेगा, अरे यार पॉइंट दूर हो जाएगा तो टेंजेंट की लेंथ अलग हो जाएगी, पॉइंट पास में हो जाएगा तो टेंजेंट की लेंथ अलग हो जाएगी। ये आती है बात दिमाग में, सोचेंगे तो 10 तरह की चीज़ें आएंगी, नहीं सोचेंगे तो कोई बात नहीं साहब। तो टेंजेंट की लेंथ जो आ रही है बच्चों वो एक कांस्टेंट आ रही है। और एक और बात, वो तो सर्कल्स को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, कुछ लोगों को उसी समय शायद ये ऑब्जेक्शनेबल लगा होगा कि सर हाउ यू कैन ड्रॉ दीज टू सर्कल्स, बिकॉज इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द इक्वेशंस ऑफ द गिवन सर्कल दैट दीज टू सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक। These two circles are बच्चों concentric. Why? Because the center of first circle is -g - f and that of second circle is also -g - f. So these two circles are बच्चों concentric. दो circles बच्चों concentric है, मतलब ये जो सेकंड, भैया निश्चित बात है कि ये वाला जो सर्कल है अगर दोनों कॉन्सेंट्रिक है तो ये वाला सर्कल इनसाइड होगा और ये वाला सर्कल बच्चों आउटसाइड होगा। अवश्यम भावी बात है बच्चों,
क्योंकि आउटसाइड वाले सर्कल से ही इनसाइड वाले सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, इनसाइड वाले से आउटसाइड वाले पे नहीं कर सकते। मतलब ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, आपको इसी से सर्कल ला जाना चाहिए कि आप सेकंड वाले सर्कल से फर्स्ट वाले सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, मतलब सेकंड वाला सर्कल आउटसाइड, फर्स्ट वाला सर्कल इनसाइड। तो इन दोनों पे जो टेंजेंट होंगी बच्चों, ये क्या होगी, ये हमारे पास में ये आउटसाइड वाला सर्कल है, ये इनसाइड वाला सर्कल है, तो दोनों टेंजेंट्स की जो भाई दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक है, और ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है। सो कुल मिलाकर क्या पा रहा हूं मैं, कुल मिलाकर ये पा रहा हूं कि अगर मैंने आउटसाइड वाले सर्कल से इनसाइड वाले सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करी तो टेंजेंट की लेंथ जो आ रही है बच्चों वो कांस्टेंट आ रही है। मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक हमारे पास में एक सिंपल एक समरी बनकर आ रही है बच्चों कि इफ वी हैव टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल और आउटसाइड वाले किसी भी सर्कल से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो जो टेंजेंट, भाई एक बात तो कंफर्म है कि किसी भी पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो टेंजेंट की लेंथ सेम आती है। जो टेंजेंट की लेंथ ये वाली आएगी वही आएगी, जो ये आएगी वही आएगी। इतनी तो आपको अकल है कि भाई आउटसाइड किसी पॉइंट से अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी तो दो टेंजेंट आएंगे और दोनों की लेंथ सेम होगी। अब यहाँ एक और बात आ रही है बच्चों कि जो टेंजेंट की लेंथ यहाँ आ रही है वही टेंजेंट की लेंथ ये आएगी, ये तो पता है, लेकिन साथ में अगर वो पॉइंट उठ के यहाँ से यहाँ आ गया तो भी जो लेंथ ये होगी वही की वही ये लेंथ इसी के बराबर रहेगी, और ये पॉइंट उठ के यहाँ आ गया तो ये टेंजेंट की लेंथ दोनों बच्चों सेम रहेंगी। सो इफ यू डू हैव टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल देन टेंजेंट्स आउटसाइड वाले सर्कल से इनसाइड वाले सर्कल पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट्स के बीच में एंगल हमेशा फिक्स बना रहेगा। और दूसरी बात बच्चों, टेंजेंट की लेंथ भी क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट, दैट विल बी अंडर द रूट c माइनस c1। और इसे देखकर भी आप समझ सकते हैं बच्चों, देखिए ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट आई है pt वो आई है बच्चों अंडर द रूट c माइनस c1, जो कि कांस्टेंट वैल्यू आई है, बच्चों। हमेशा भाई यहाँ पर से जब आपने टेंजेंट ड्रॉ करी तो जो टेंजेंट की लेंथ यहाँ पर आई वो यहाँ पर आई, वो यहाँ पर आई, पॉइंट उठकर यहाँ से यहाँ आ गया तो वही लेंथ यहाँ पर आएगी बच्चों, पॉइंट उठ के यहाँ से यहाँ आ गया तो वही लेंथ यहाँ पर आएगी बच्चों, पॉइंट उठ के यहाँ से यहाँ आ गया तो टेंजेंट की लेंथ वही आएगी बच्चों। टेंजेंट की लेंथ हर जगह पर हमेशा सेम आएगी, टेंजेंट की लेंथ बच्चों हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी, और दोनों के बीच में एंगल तो वो सेम रहेगा, वो तो आप पहले ही प्रूव कर चुके हो। अच्छा मैं एक छोटी सी बात और बताऊं, यहाँ पर आपको ये जो वैल्यू आ रही है इस वैल्यू को देखकर आप समझ सकते हैं कि c मस्ट बी ग्रेटर देन c1, तभी तो जाकर ये जो लेंथ आएगी बच्चों ये पॉजिटिव होगी। रूट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव होगा, रूट के अंदर का एक्सप्रेशन। हालांकि इस बात का इससे कोई लेना देना नहीं है, जस्ट मैं समझाने थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि c की वैल्यू c1 से बड़ी होना चाहिए, क्योंकि दिस डिफरेंस शुड बी पॉजिटिव एंड डिफरेंस कैन बी मेड पॉजिटिव ओनली व्हेन दिस क्वांटिटी इज एक्सीडिंग दिस क्वांटिटी। अगर ये क्वांटिटी इससे कम है तो डिफरेंस नेगेटिव आएगा, लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा है तो डिफरेंस पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आ रहा है हमारे पास में जो आ रहा है बच्चों, ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है और ये वैल्यू कम आ रही है। और उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये वाला जो आपने इससे इस पर टेंजेंट ड्रॉ करी है, अब इनसाइड जो सर्कल है बच्चों उसकी रेडियस क्या है, अंडर द रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, और आउटसाइड जो सर्कल है बच्चों, आउटसाइड जो सर्कल है उसकी रेडियस क्या है, अंडर द रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c1। तो निश्चित बात है ये वाली रेडियस इससे ज़्यादा है, बिकॉज दिस इज आउटसाइड दिस इज इनसाइड। सो आई कैन से अंडर द रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c1 की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, और अंडर द रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c की वैल्यू कम है। स्क्वायरिंग दोनों साइड्स कर दीजिए, g स्क्वायर से g स्क्वायर कैंसिल, f स्क्वायर से f स्क्वायर भी कैंसिल, और c माइनस c1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। क्यों? क्योंकि जब माइनस c को आप LHS पर लाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। उससे भी ये बात कंक्लूड होती है, बच्चों। हालांकि मैं फिर बोल रहा हूँ इस बात का इससे कोई लेना देना नहीं प्रश्न से, जब समझने के लिए कि आप देखिए पहली बात तो ये कि आपको किसी सर्कल के कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात की जाए तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर एज इट इज, 2gx एज इट इज, 2fy एज इट इज, फेरबदल किस में आना है, केवल कांस्टेंट में आना है, और उसमें भी अगर सर्कल उसके आउटसाइड है तो कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जानी है, पहले जितनी थी बाद में कम हो जाएगी। भाई c की वैल्यू c1 से कम आएगी, c की वैल्यू c1 से ज़्यादा आएगी। आपको किसी सर्कल
का कॉन्सेंट्रिक सर्कल बताना है। तो आप देखिए, जैसे आप किसी लाइन के पैरेलल लाइन लिखते थे, आपके पास में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर मैं बोलूँ इस लाइन के पैरेलल लाइन लिखो, तो आप क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस केवल कांस्टेंट को चेंज कर देंगे, डी लिख दीजिए, लेमडा लिख दीजिए, जो आपकी मर्जी हो। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी सर्कल के कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिखना तो वैसा का वैसा लिख दिया, केवल कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करना है। और अगर आप उसके आउटसाइड वाला सर्कल लिख रहे हो तो कांस्टेंट की वैल्यू निश्चित रूप से कम आएगी, सी की वैल्यू मतलब पहले वाला सी ज़्यादा था, बाद में कम हो जाएगा। और अगर उसके इनसाइड सर्कल लिख रहे हो तो सी की वैल्यू कम आएगी और C1 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो छोटी छोटी सी बातें, कई बार क्या होता है कि कोई बड़ी सी कॉम्प्लेक्स सी प्रॉब्लम भी आ जाए तो हम लोग ये थोड़ा सा जल्दी क्रैक कर पाते हैं। अभी चूंकि बाहर ये वाला सर्कल बाहर था, इसलिए इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। क्योंकि आपको लग सकता है कि अरे यार ये आउटसाइड है तो C1 शुड एक्सीड, दिमाग में आ जाए अरे यार ये सर्कल आउटसाइड है मतलब C1 बड़ा होगा। अरे C1 क्यों बड़ा होगा, C1 को तो छोटा होना चाहिए, क्योंकि रेडियस का जब एक्सप्रेशन लिखते हो तो C या C1 माइनस होता है। तो आप जितनी छोटी क्वांटिटी को माइनस करोगे आउटकम उतना बड़ा आएगा, और जितनी बड़ी क्वांटिटी को माइनस करोगे आउटकम उतना छोटा आएगा। भाई सर्कल की रेडियस जो है वो ये होती है। अब आप यहाँ पर माइनस जिसको कर रहे हो, जितनी छोटी क्वांटिटी को माइनस करोगे आउटकम उतना बड़ा, और जितनी बड़ी क्वांटिटी को माइनस करोगे आउटकम उतना छोटा। तो ये छोटे छोटे से लॉजिक से बच्चों कई बार थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डील करने में हमारे को सरलता देते हैं। सो हमने यहाँ पर एक बात ये देखी बच्चों की, किसी भी अगर मेरे पास में दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं और मैं आउटसाइड वाले किसी सर्कल से इनसाइड वाले सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो टेंजेंट के बीच में एंगल हमेशा सेम बना रहेगा। वो आपने अभी लोकस के ऊपर दो बेस, उसके ऊपर बेस दो सम्स भी करे। और दूसरी बात, आउटसाइड वाले सर्कल से इनसाइड वाले सर्कल पर टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो कांस्टेंट होगी, इररिलेवेंट कि भैया ये पॉइंट यहाँ पर था तो अभी टेंजेंट की लेंथ डिफरेंट आएगी, यहाँ आ गया तो डिफरेंट आएगी ना। हर बार टेंजेंट, भाई ये दोनों टेंजेंट की लेंथ तो इक्वल होनी है, पर ये दोनों की इस दोनों के, ये दोनों के, इन दोनों के, इन दोनों के सारे टेंजेंट की लेंथ भी क्या होंगे बच्चों, इक्वल। और यहाँ पर भी आप प्रूव कर सकते हैं कि इसके किसी पॉइंट से अगर मैंने इसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करी तो उनके बीच में एंगल जो होगा वो कॉन्स्टेंट होगा। चलिए वो भी प्रूव कर देता हूँ मैं। ऐसा ये दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक है। और अगर मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ, पहले ये इसे कॉपी कर लीजिए बच्चों, ये लीजिए, सब कुछ करिएगा बच्चों। अब अगर मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि आउटसाइड वाले किसी सर्कल से इनसाइड वाले सर्कल पर टेंजेंट की लेंथ कांस्टेंट है, वो मैं प्रूव कर चुका। अब अगर मुझे ये प्रूव करना है कि आउटसाइड वाले किस सर्कल के किसी पॉइंट से इनसाइड वाले सर्कल पर अगर मैं टेंजेंट की लेंथ निकालूं और टेंजेंट के बीच में एंगल निकालूं तो वो कांस्टेंट है। तो चलिए, टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है बच्चों उसका फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स A/√S1, ये होगा। और ये 2 tan इनवर्स और ए क्या, इस सर्कल की रेडियस, और सर्कल की रेडियस क्या होगी, √G² + F² - C। भाई किसकी रेडियस लोगे, आउटसाइड वाले की या इनसाइड वाले की? आप लोगे किसकी, इनसाइड वाले की, क्योंकि यहाँ पर ए क्या होती है, ए होती है उस सर्कल की रेडियस जिस पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है। ए होती है उस सर्कल की रेडियस बच्चों जिस पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है। एंड सिंस यू पीपल हैव ड्रॉन टेंजेंट ऑन दिस सर्कल, इसलिए ए इसका लेंगे। और रही बात S1 की, तो S1 के लिए आप क्या कर देंगे बच्चों, S1 के लिए आप x की जगह पर x1, y की जगह पर y1, ये लीजिए। आपके पास में x की जगह पर x1, y की जगह पर y1, ये आएगा कुछ ऐसा। भाई आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा कि सर मैं यहाँ पर C लिखूंगा कि C1, में कौन सा वाला S1 लिखूँ, ये वाला लिखूँ कि ये वाला। अरे आप तो भूल जाओ ना कि आपने इसका कोई पॉइंट लिया है। आप तो सिंपल सी इतना सा ध्यान रखो, आप तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखो कि आपने किसी पॉइंट x1 y1 से इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करी। अब किसी पॉइंट x1 y1 से इस सर्कल पर जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट के बीच में एंगल यही आएगा। भाई मैंने किसी पॉइंट x1 y1 से इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करी तो उन टेंजेंट्स के बीच में एंगल कितना होगा, 2 tan इनवर्स ए इसकी रेडियस अपॉन √S1। और S1 के लिए क्या करोगे, x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 रख दोगे। अब चूंकि वो पॉइंट जो है बच्चों वो सेकंड सर्कल पे लाई कर रहा है, चूंकि वो पॉइंट सेकंड सर्कल पे लाई कर रहा है, इससे सेकंड सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेकंड सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दिया तो उससे आपके पास में ये आ गया, रख दीजिए। सो ये इतने एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी बच्चों, -C1 + C। अब यहाँ पर जो भी कुछ एक्सप्रेशन आ रहे हैं बच्चों वो सब पूरी तरह से कांस्टेंट है। G कांस्टेंट, F कांस्टेंट, C कांस्टेंट, C1 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, और उनके tan इनवर्स भी क्या होंगे बच्चों, कांस्टेंट। Everything what you are going to see over here is constant.
भाई यहाँ पर कुछ वेरिएबल तो आ नहीं रहा, वेरिएबल से मतलब अगर मान लीजिए वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं x1 y1, सो नेचुरल बात है बच्चों पॉइंट वेरी करेगा, x1 y1 वेरी करेंगे, नेचुरली एंगल वेरी करेगा। लेकिन बात क्या आ रही है बच्चों की एंगल तो नहीं, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है बच्चों, जो एंगल है वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर x1 y1 कहीं लिखे हुए ही नहीं आ रहे हैं। x1 y1 जो है बच्चों वो कहीं पर भी यहाँ पर लिखे हुए ही नहीं आ रहे हैं। तो होप आपको ये बात समझ में आई है, नोट डाउन कर लीजिएगा। हमने बहुत काम की बात देखी बच्चों। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल अगर लेते हैं और आउटसाइड सर्कल से किसी इनसाइड सर्कल पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो टेंजेंट की लेंथ दोनों जो है बच्चों वो कांस्टेंट बनी रहेगी। और सेकेंडली बच्चों टेंजेंट्स के बीच में एंगल भी सेम बना रहेगा। वो यहाँ पर भी प्रूव किया, इसका उल्टा भी हम लोगों ने पहले प्रूव किया था। मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी आपको कभी कंफ्यूज हो रहा हो कि यार मैं ए कौन सा लिखूंगा, S1 कौन सा लिखूंगा, तो आप भूल जाइए कि अभी आपके पास में कोई पॉइंट इस पर लाया करता है। अभी 1 मिनट के लिए भूल जाइए। आप तो सिंपल सी बात है, आपने इस पर टेंजेंट ड्रॉ करी तो टेंजेंट ड्रॉ करी तो इसका ए लिखेंगे, इसके लिए S1 लिखेंगे लिख दिया। लेकिन अब चूंकि अब मैं सेकंड सर्कल को इंट्रोड्यूस करता हूँ, पिक्चर शुरू हो चुकी थी, पिक्चर के बीच में फिर एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई जो इस पर लाई कर रहा था, तो आपने उसको सेटिस्फाई करा दिया, साहब किया जाएगा। एवरीथिंग हियर इज कॉन्स्टेंट। चलिए अब हमने अभी थोड़ी देर पहले बच्चों टेंजेंट के बीच में एंगल निकाल दिया। हमने थोड़ी देर पहले बच्चों यहाँ पर टेंजेंट के बीच में एंगल निकाल दिया। अब मैं एक और काम करना चाहता हूँ बच्चों। ये पॉइंट ये रहा ये पॉइंट, और आपके पास में आपने उससे कितनी टेंजेंट ड्रॉ करनी है? 2। बाई चांस दोनों टेंजेंट्स की लेंथ सेम आएगी। अब मुझे क्या करना है बच्चों? आई वांट टू फाइंड आउट ये सेंटर C। आई वांट टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल। मुझे बच्चों इस क्वाड्रिलैटरल कौन सा, इस क्वाड्रिलैटरल बच्चों PTCT' इस क्वाड्रिलैटरल का बच्चों मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। मुझे इस क्वाड्रिलैटरल का क्या बताना बच्चों? एरिया। आप एक बार खुद से कोशिश करो ना यार। अब आप देखो इसका एरिया अगर आप निकालोगे तो सबसे पहले ये आपके पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये लेंथ A है और ये लेंथ बच्चों √S1 है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल CTP क्या होगा बच्चों? किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होता है बच्चों, बड़ी सड़ी सी बात है, वो होता है हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस। क्या होता है? हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस होता है। सड़ा सा लॉजिक है, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं बच्चों। और परपेंडिकुलर क्या? A और बेस क्या बच्चों? S1 √S1, सॉरी √S1, नॉट S1, √S1। सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल CTP। ये ट्रायंगल CTP का एरिया आ गया बच्चों। हाफ परपेंडिकुलर की वैल्यू A है, बेस की वैल्यू √S1 है। सो ये आपके पास में इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब पूरे क्वाड्रिलैटरल का एरिया क्या होगा? पूरे क्वाड्रिलैटरल का एरिया कौन सा? CTP और T'। अगर मैं इसका एरिया निकालूं सो बच्चों सिमेट्री से जैसा एरिया ऊपर वैसा एरिया नीचे, सो दैट वुड बी ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल CTP। और इसका ट्वाइस कर देंगे तो A √S1, भाई यहाँ पर 1/2 ये इस ट्रायंगल का एरिया था, इंटू 2 कर दिया। 2 से 2 कैंसिल बच्चों, A √S1। सो दिस इज द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल। ये क्वाड्रिलैटरल का एरिया आ गया। A मतलब रेडियस और S1 मतलब क्या जो है, चलिए मैं पूरा लिख भी देता हूँ एक बार। A की वैल्यू √G² + F² - C, और S1 की वैल्यू क्या बच्चों? X1² + Y1² + 2GX1 + 2FY1 + C। ये आ जाएगा आपके पास। सो ये आपके पास में बच्चों जो क्वाड्रिलैटरल बनेगा, जो चतुर्भुज बनेगा जिसे हम हिंदी में कहते हैं, सो उस चतुर्भुज उस क्वाड्रिलैटरल का एरिया आएगा। जो इंग्लिश मीडियम के मेरे भाई बंधु हैं, अधिकतर तो वही लोग हैं जो यहाँ लेक्चर देखते हैं, हिंदी के वर्ड जब सुनते होंगे तो बड़ा अजीब व गरीब लगता होगा। चतुर्भुज जैसे कोई पता नहीं कोई किसी का सरनेम हो, चतुर्वेदी होता है ना भैया,
द्विवेदी जिनको 2 वेदों का ज्ञान हो, त्रिवेदी जिनको 3 वेदों का ज्ञान हो, चतुर्वेदी जिनको 4 वेदों का ज्ञान हो, ऐसा उपाधियां दी गई थी किसी समय पर, बहुत पुराने समय पर। चतुर्वेदी वो लोग बने जिनको 4 वेदों का ज्ञान होता था, जो त्रिवेदी जिनको 3 वेदों का ज्ञान है, जिनको 2 वेदों का ज्ञान है, उन्हें द्विवेदी। अब वो आज के डेट में कितना प्रासंगिक है, कितना रियलिटी में वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता, ये तो मेरे चतुर्भुज या चतुर्वेदी द्विवेदी त्रिवेदी भाइयों को पता होगा। भैया मैं आगे बढ़ूं तो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ चुका बच्चों आपके पास में। एक छोटी सी बात हम लोग और देखते हैं। यहां पर ये आपके पास में एक सर्कल, और आपको ये कोई पॉइंट है बच्चों, ये कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट की सर्कल से आपको मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस बतानी है कि पॉइंट सर्कल पर होगा कि उस पे होगा, उसके अंदर होगा या उसके, सॉरी, इस पॉइंट की सर्कल से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस बतानी है। अब आपको एक बात तो पता है बच्चों कि इस पॉइंट से आप सर्कल पर इनफाइनाइट कॉर्ड्स, इनफाइनाइट सेकंड्स ड्रॉ कर सकते हो। ये लीजिए, हम लोग बच्चों इस पॉइंट से सर्कल पर कितनी कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। ये लीजिए, इनफाइनाइट सेकंड्स ड्रॉ कर सकते हैं। और आप जितनी भी सेकंड्स ड्रॉ करेंगे बच्चों, उनमें आप जरा भेजा लगाइए तो मिनिमम डिस्टेंस कब आएगी। ये पॉइंट पी है बच्चों। अगर आप बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो सेंटर से पास होती हुई है, जो सेंटर से पास होती हुई है बच्चों, ये वाली, तो उस केस में क्या होगा, आपको जैसे मान लीजिए इस सेकंड ने इसे ए पर और बी पर कट किया, सो मिनिमम डिस्टेंस जो आएगी बच्चों, मिनिमम डिस्टेंस, डायग्राम देखकर आपको समझ में आ जाएगा ये बात कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सर्कल वो क्या होगी बच्चों, मिनिमम डिस्टेंस होगी AP होगी बच्चों, A और P के बीच की डिस्टेंस, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। ये मिनिमम डिस्टेंस आ रही है, और ये मिनिमम डिस्टेंस किसके बराबर आएगी बच्चों, डायग्राम से आपको नजर आएगा, ये आएगी CP माइनस CA, CP माइनस CA आएगी बच्चों। अरे C और P के बीच की डिस्टेंस में से C और, भाई आपको वो मिनिमम डिस्टेंस आ रही है AP, मिनिमम डिस्टेंस AP आ रही है। और क्यों आ रही है, क्योंकि अगर आपने ये ऐसी वाली लाइन ड्रॉ ना करते हुए, अगर आपने बच्चों ये ऐसी वाली लाइन ड्रॉ ना करते हुए अगर आपने बच्चों ऐसी कोई लाइन ड्रॉ करी, तो निश्चित बात है ये जो लेंथ आएगी इस बाकी लेंथ से ज़्यादा ही आएंगी। भाई आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, तो ज़रा दिमाग लगाइए। मैं एक बार फिर समझाता हूँ। ये आपके पास में पॉइंट है और ये ऐसा वाला डायमीटर था। अब आपके पास में ये पॉइंट P था, ये पॉइंट A था और ये पॉइंट C था। अब आपने अगर ऐसी वाली कॉर्ड ड्रॉ ना करते हुए अगर आपने कोई ऐसी कॉर्ड ड्रॉ करी, सो मान लीजिए इस कॉर्ड ने इसको किसी पॉइंट A डैश पे कट किया, तो निश्चित बात है बच्चों ये जो है PA डैश विल बी ग्रेटर देन PA, वो PA से बड़ी होनी है। और अगर आप ऊपर चले जाओगे बच्चों तो यहाँ पर ये A डैश की जगह A डबल डैश पे कट किया, तो ये जो PA डबल डैश आएगी बच्चों ये PA से और बड़ी आएगी। अगर आपने कहीं ऐसे कट करा दिया, ये लीजिए, और इसको सपोज कीजिए A ट्रिपल डैश नाम दे दिया, सो PA ट्रिपल डैश जो होगी बच्चों वो PA से और बड़ी आनी हैगी। उनदे कोई गल हैगी ही नहीं भाई, बड़ी सिंपली असी देख सकते हैं, असी बड़ी सिंपली समझ सकते हैं भाई, असी बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं इस बात को। सो दैट व्हाट आई वांट टू टेल यू पीपल हियर बच्चों कि PA की वैल्यू कम होगी, सबसे कम कौन सी होगी, PA की वैल्यू, PA की वैल्यू सबसे कम होगी। और वो क्या होगी बच्चों, PA की वैल्यू अगर आप देखें तो PC माइनस CA, ये आपके पास में आ जाएगी। और ठीक इसी प्रकार से बच्चों अगर मैं मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना चाहूँ, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सर्कल, सो दैट कुड आल्सो बी अंडरस्टूड इजीली बच्चों कि दैट डिस्टेंस वुड बी इक्वल्स टू BP, डिस्टेंस बिटवीन B एंड पॉइंट P। वो बच्चों B और P के बीच की डिस्टेंस होगी। क्यों, अगर आप बाकी किसी डिस्टेंस के बारे में बात करते हो, जैसे ये A डबल डैश था, ये A B डबल डैश था, ये A डैश था, ये B डैश था, ये आपके पास में जो है बच्चों A ट्रिपल डैश था, B ट्रिपल डैश था,
So you can easily understand that the distance will be, distance of this point from this circle will be maximum, because circle is containing infinite points and each and every point is situated at different distance from point P. What is that, which is that point which is distant, which is located at maximum distance from point P? तो वो क्या आ रहा है बच्चों, BP आ रहा है, और वो किसके बराबर आएगा बच्चों, BP की वैल्यू अगर आप देखें तो वो किसके बराबर आएगी, दैट वुड बी इक्वल टू बच्चों CP प्लस BC। और मैं अगर ये CA की बात करूं या मैं BC की बात करूं तो अल्टीमेटली CA एंड BC आर नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये दोनों जो है बच्चों वो सर्कल की रेडियस है। ये दोनों जो है बच्चों CA हो या CB हो या BC हो, वो दोनों सर्कल की रेडियस है। तो ये बच्चों किसी पॉइंट की किसी सर्कल से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस की बात है बच्चों। इसे नोट डाउन कीजिएगा और इसे नोट डाउन कीजिएगा और इसी पर बेस्ड मैं एक सम आपको देता हूं और ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी लिख लीजिएगा बच्चों। हमें जैसे एक जो सम दे रखा था, मैं उसी सम को लूं क्या भाई, आपको क्या दे रखा था सबसे बिगिनिंग में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से यही इक्वेशन थी। और पॉइंट जो दे रखा था बच्चों वो आपको दे रखा था 1, -4 1, -4 आपको पॉइंट दे रखा था। आपको ये पूछा है फाइंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस सर्कल and maximum distance of this point from this circle. So as we know that point lies outside the circle, and how this could be predicted, simply either you determine the distance between center and this point and compare it with the radius of the given circle, or you can do one thing, you just simply find out S1, which you found as 1 plus 4 16 plus 4 21 plus 24 45 minus 12 33। दिस इज द वैल्यू ऑफ S1। S1 आपके पास में ये आया, और चूंकि S1 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसलिए पॉइंट उसके आउटसाइड है। आप ऐसा कर लीजिए, या फिर आप इसके सेंटर जो कि है -2, 3 और इसकी रेडियस जो कि है बच्चों 5, वो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। चूंकि तो C और P के बीच की डिस्टेंस निकालो बच्चों, वो क्या आ रही है, -2 -1 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 49 प्लस 9 कितना होता है 58। सो ये √58 आ रहा है बच्चों, ये आ चुका, √58 आ चुका। अब आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। सो मिनिमम डिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, CP की वैल्यू कितनी है और √58, और CA यानी कि सर्कल की रेडियस वो है बच्चों कितनी, सर्कल की रेडियस आई थी 5। सो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। और व्हाट अबाउट मैक्सिमम डिस्टेंस, that is under the root CP plus 5। मिनिमम डिस्टेंस होगी बच्चों √58 - 5 और मैक्सिमम डिस्टेंस होगी बच्चों √58 + 5। ये आ जाएगी, नोट डाउन कर लीजिएगा भाई। आपको पॉइंट मालूम है, उसके बाहर है, आपका काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मैंने वैल्यू भी ऐसी ली कि जो हम पहले कर चुके हैं इसीलिए। तो इसे नोट डाउन कीजिएगा बच्चों। हमें किसी पॉइंट की किसी सर्कल से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी थी। अब यहाँ बच्चों एक स्थिति और भी तो पॉसिबल है कि जरूरी नहीं है कि पॉइंट उसके आउटसाइड हो, मे बी पॉइंट इज लाइंग समवेयर इनसाइड द सर्कल। पॉइंट बच्चों इसके आउटसाइड ना होते हुए इसके इनसाइड हो, इसके इनसाइड हो। अब अगर इनसाइड भी है तब भी मिनिमम डिस्टेंस PA या AP होगी, लेकिन यहाँ पर PA या AP की वैल्यू जो होगी बच्चों वो किसके बराबर आएगी, यहाँ पर जो PA या AP की वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या आएगी, PA या AP की वैल्यू जो है आप डायग्राम से देखें बच्चों तो वो AC - CP होगी। किसके बराबर होगी बच्चों, AP - CP, वो इसके बराबर होगी। क्यों, क्योंकि बिकॉज इन दिस सिचुएशन द रेडियस ऑफ सर्कल इज डोमिनेटिंग, रेडियस ऑफ सर्कल इज डोमिनेटिंग ओवर द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। रेडियस ऑफ सर्कल ज्यादा है, रेडियस ऑफ सर्कल क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ सर्कल ज़्यादा है और ये डिस्टेंस कम है, और चूंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है ये डिस्टेंस कम है, इसीलिए तो मैं कह सकता हूं क्या
रेडियस ऑफ सर्कल ज़्यादा है और ये डिस्टेंस कम है, इसलिए AC माइनस CP। और रही बात बच्चों मैक्सिमम डिस्टेंस की, तो वो अगेन BP है और वो बच्चों CP प्लस BC के बराबर ही होगी। तो मैक्सिमम डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बस मिनिमम डिस्टेंस में चेंज आएगा। कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो तो हमेशा इतनी रहेगी, मिनिमम डिस्टेंस में भी थोड़ा सा हम इस तरह से बोल सकते हैं कि हम AC माइनस CP करते हैं। माइनस वाला, इस वाले माइनस का मतलब आप जानते हैं, दोनों में से जो बड़ा हो, अगर ये बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस कीजिए और अगर ये बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस कीजिए। इस तरीके से मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी। मिनिमम डिस्टेंस जो है बच्चों वो इस तरह से आ जाएगी। चलिए एक जैसे सम करते हैं हम लोग। हम यहाँ पर हमें एक सर्कल दे रखा है बच्चों, x² प्लस y² माइनस 8x माइनस 10y प्लस 3 = 0। और एक सेकेंड सॉरी भैया, और हमें सॉरी मुझे 0.11 की इस सर्कल से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है। किसकी? 1 की। सो अब 1 की मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है, तो आप एक काम करें बच्चों, अव्वल दर्जे पर आप सेंटर निकालें सर्कल का। सर्कल का सेंटर क्या होगा? 4,5 और रेडियस अगर आप निकालें तो 16 + 25 कितने होते हैं? 41 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 38। सो सर्कल की रेडियस आ जाएगी बच्चों √38। आई थिंक आई एम करेक्ट। 16 + 25 41 में से 3 जाएंगे 38 ही बचेगा। तो ये आया। और रही बात बच्चों C और पॉइंट P के बीच के डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस फार्मूला 9 + 16 25, यानी CP की वैल्यू 5 आ रही है। और आपको दिखाई दे रहा है बच्चों कि चूंकि ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए पॉइंट उसके इनसाइड है। भाई ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज़्यादा है तो पॉइंट उसके इनसाइड ही होगा ना, उसमें कोई बात है ही नहीं कहने वाली। या अगर आपको नहीं मालूम पड़े भाई √38 की वैल्यू 5 से बड़ी आएगी, तो इस तरह से हो जाएगा। सो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? मिनिमम डिस्टेंस AC, और AC इज द रेडियस ऑफ सर्कल विच इज √38 - 5, और ये बच्चों √38 + 5 ये आएगी √38 + 5 और √38 - 5 इस तरह से आ जाएगी। और अगर पॉइंट सर्कल पे ही लाया करता है, अगर पॉइंट बच्चों सर्कल पे ही लाया करता है तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी? क्योंकि पॉइंट सर्कल पे ही लाया कर रहा है इसलिए मिनिमम वाली तो 0 होगी, और मैक्सिमम वाली डिस्टेंस तो अनडाउटेडली बच्चों आप अलग अलग डिस्टेंस लेंगे, ये सारे डिस्टेंस लेंगे। सो मैक्सिमम वाली डिस्टेंस तो बच्चों कोई कहने वाली बात ही नहीं है कि दैट वुड बी ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, और यू कैन से डायमीटर ऑफ द सर्कल, बिकॉज आप बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट लेंगे और एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होगी बच्चों, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो डायमीटर ऑफ द सर्कल के इक्वल ही होगी।